Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. I hope हर बच्चा एकदम मजे में है ना? So how are you all? All good? सब सही चल रहा है? लाइफ बढ़िया चल रही है ना? So guys, welcome back to today's session on your favorite channel which is Unacademy class 11-12 है ना? अगर अभी तक इस सेशन को तुमने शेयर नहीं करा तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट मान लो कि इस सेशन को शेयर कर दो, बिकॉज तुम सब ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम कुछ भी करो जल्दी से थर्मोकेमिस्ट्री करा दो, हमारे एग्जाम आ रहे हैं है ना। तो मैम ने तुम्हारी बात मान ली है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्मोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। यू जस्ट गिव मी 3 आवर्स, मैं तुमसे 3 घंटे मांग रही हूँ, 3 घंटे दो, पूरी की पूरी थर्मोकेमिस्ट्री विद सीबीएसई जेई नीट ऑल द क्वेश्चंस मैं अपनी क्लास में कवर कराऊंगी। इतना अपनी मैम पे कॉन्फिडेंस रखो, फेथ रखो, ठीक है। चलो, वैसे जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, जो बच्चे एसवी एटम्स नहीं है, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, है ना। सो गाइज, माय नेम इज साक्षी वोरा एंड आई एम अ पास आउट ऑफ आईआईटी रुड़की। 10th 12th I was CBSE state topper. I was also awarded with KVPY fellowship जब मैं grade 12th में थी। टीचिंग करियर की बात करूँ तो लास्ट 7 ईयर से आई हैव बीन टेकिंग केमिस्ट्री फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स। ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इंडिया में पढ़ाया है, गल्फ में पढ़ाया है। सो खूब सारा इंडियन एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तुम्हारी टीचर के पास तुम्हें पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। बट उससे पहले जो भी बच्चे अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ कि बहुत सारे फीचर्स हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। अगर तुमने अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं करा, गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, दैट इज मस्ट, दैट इज मैंडेटरी। तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो अगर तुमने लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर किसी को रेगुलर लाइव क्लासेस चाहिए, जितने भी एजुकेटर्स हैं, सिर्फ मैं नहीं, जितने भी एजुकेटर्स प्लस पर पढ़ा रहे हैं उनसे तुम एक डेली बेसिस पर इंटरैक्ट करना चाहते हो, है ना। तुम्हें डाउट रिमूवल क्लासेस चाहिए, तुम्हें टेस्ट सीरीज का एक्सेस चाहिए, है ना। एंड इसके साथ साथ जो मुझे फेवरेट, मतलब जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये कि ना, मतलब मैं अपने टीचर्स खुद से चूज कर सकती हूँ। यार काश मेरे जमाने में जब मैं 11th 12th में थी काश ये ऑप्शन होता, बट उस टाइम ये नहीं था। जो भी हमारे मुझे याद है कॉलोनी के मोस्ट फेमस टीचर थे ना, सब बच्चे उन्हीं के पास पढ़ते थे, चाहे समझ आए चाहे ना आए। 250-300 बच्चों की स्ट्रेंथ में बैठ के पढ़ना पड़ता था। लिटरली दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, है ना, क्योंकि टीचर का ध्यान ही नहीं जाता था हर बच्चे पे। बट यहाँ अनअकैडमी पर ऐसा नहीं है। ऑफलाइन को छोड़ दो साइड में, ऑनलाइन का तुम ये देखो अनअकैडमी का क्या सही, मतलब क्या सही तरीका है। तुम अपने मनपसंद टीचर से पढ़ सकते हो। बहुत सारे बैचेस पैरेलली चल रहे हैं, नए नए कोर्सेज आते रहते हैं। तुम्हें जो कोर्स रेलिवेंट लगता है, तुम्हें जिस टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठती है, तुम उन टीचर से पढ़ना शुरू कर दो। कोई रोकेगा नहीं, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। बस उसके लिए सबसे पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ 2-3 चीजें हैं। एक है ये स्पेशल क्लास। ये स्पेशल क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है, क्या कोड लगाना है, ये मैं अभी तुम्हें बताऊंगी। बट अगर जो बच्चे प्लस में, मतलब पेड सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड हैं, वो प्लस में जाओ, अपनी 11th या 12th ग्रेड चूज कर लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, एक होता है हमारा प्लस और एक होता है आइकॉनिक। अभी मैंने जितनी भी बातें करी ना कि टीचर से इंटरैक्ट करोगे, लाइव पोल्स, लीडर बोर्ड, है ना, डीआरएस होगा, टेस्ट सीरीज होगा, ये सारे प्लस के अंडर आते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे को एक मेंटर चाहिए, एक पर्सनल कोच चाहिए जो थ्रू आउट योर करियर तुम्हें गाइड करे, राइट। जैसे तुमने 11th में सब्सक्रिप्शन लिया, तुम चाहते हो कि 11th में प्लस 12th में जब तक हमारा कॉलेज सिलेक्ट नहीं हो जाता तब तक टीचर, एक गाइड, एक जो गाइड है हमारा, एक जो कोच है वो हमारे साथ रहे। तो उसके लिए यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ पर्सनल मेंटर भी मिलेगा। बड़े सारे ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12, 15, 18, 24, 36, जो तुम्हें अच्छा लगता है। अगेन तुम अपनी कंफर्ट जोन देखो, जो तुम अफोर्ड कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन। अब एक बात मैं बता देती हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, हमारी फैमिली का नाम है एसवी एटम फैमिली। तो मेरे जितने भी एसवी एटम्स हैं, ठीक है, वो मुझ पे फेथ करते हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज करती आई एम गिविंग यू वन कोड, ठीक है। एक कोड तुम्हें दे रही हूँ जो कि है साक्षी लाइव,
SAKSHILIVE। इस कोड को यूज करके तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सारे प्राइजेस हैं प्लस के, ठीक है, प्लस के। और ये प्राइजेस हैं आइकॉनिक के, जैसे 12 महीने का पड़ेगा 25,200 रुपए का, दैट्स इट, ठीक है। ये आइकॉनिक के। अब तुम्हें ये कोड यूज करना है एंड यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। ये तो हो गया पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब जो फ्री क्लासेस हैं वो कैसे अटेंड करनी है वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगी, बट अभी के लिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक जो कि है थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक थर्मोकेमिस्ट्री। इस टॉपिक को समझने के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। सबसे पहले कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अगर अभी से कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर दिया ना तो फिर तुम्हें एंड तक इतनी सारी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी आएंगी। जितने मैं ट्रिक सिखाऊंगी वो सारे ट्रिक्स को सुनना। इन्हीं 3 घंटे के लेक्चर में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, इतनी गारंटी मैं ले सकती हूँ, ठीक है। जो भी बच्चे जेई, नीट और सीबीएसई इन तीनों एग्जाम में से इंक्लूडिंग एनडीए एंड केवीपीवाई कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर्स सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता तो दूं थर्मोकेमिस्ट्री होती क्या है। व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। थर्मो मतलब समथिंग रिलेटेड टू थर्मल एनर्जी, समथिंग रिलेटेड टू हीट, है ना, कुछ हीट वीट से रिलेटेड होगा, या तो हीट निकल रही है या हीट आ रही है किसी सिस्टम में। केमिस्ट्री मतलब केमिकल इक्वेशंस पे अगर मुझे कुछ हीट एक्सचेंज का पता करना है तो उसको बोलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट का फ्लो, है ना, वो हमने पूरा पढ़ लिया 3 घंटे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मोकेमिस्ट्री। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन की फॉर्म में बोलूं, बाकी ये रटने की जरूरत नहीं है, ये मतलब कहते हैं ना एक ट्रेडिशनल तरीका है किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने का कि तुम्हें डेफिनेशन बतानी है, तो मैं वही डेफिनेशन तुम्हें बता देती हूँ। द स्टडी ऑफ एनर्जी और हीट चेंजेस। भाई एनर्जी का चेंज या हीट चेंज की स्टडी के बारे में पढ़ना है। accompanying a chemical reaction, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए या फिर कोई ना कोई फिजिकल चेंज होना चाहिए। भाई कोई भी एक केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होना चाहिए। उस प्रोसेस में क्या हीट का आदान प्रदान हिंदी में बोलते हैं, क्या हीट का एक्सचेंज हो रहा है, उसी को स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, मैंने अब देखा, ये देखना ये कितना प्यारा सा बीकर है, पहले आता है फिर कुछ टेस्ट ट्यूब से डालते हैं। अरे वाह, स्लाइड जिसने बनाई है बहुत ही बढ़िया स्लाइड बनाई है। अरे सही लग रहा है, मतलब काफी सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आगे आ जाओ। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है। इस छोटी सी चीज पे देखो, चीज बहुत छोटी सी है, बच्चे डेफिनेशन पढ़ते नहीं है, कहते हैं आगे बढ़ो मैम, क्यों बकवास कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं मानती हूँ बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे, ठीक है, और जितने भी लव बर्ड्स होंगे हमारी क्लास में वो तो डेफिनेटली कहेंगे अरे मैम पकाओ मत, आगे करो, ठीक है। बट मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, पिछली वाली डेफिनेशन बेशक तुम स्किप कर दो, बट ये डेफिनेशन स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इस डेफिनेशन से रिलेटेड नीट में और जेई में दोनों एग्जाम में तुम देख सकते हो इसी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। A thermochemical equation is a balanced equation। सबसे पहली बात, कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? सबसे पहली बात, वो इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। आगे देखो, that includes the enthalpy change of the reaction। भाई उस रिएक्शन में एंथैल्पी का मतलब अब तक पता चल गया होना चाहिए कि हीट चेंज कितना हो रहा है। उस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच कितना है, उसी को बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब मैं बहुत अच्छे से तुम्हें बताती हूँ। मान लो ये एक इक्वेशन है, मान लो ये एक इक्वेशन है, 2 वाटर लिक्विड टू फॉर्म 2H2 गैस प्लस O2 गैस। सबसे पहले ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है। दूसरी बात ये कि इनकी स्टेट्स मेंशन्ड होनी चाहिए, जैसे लिक्विड, जैसे गैस, ये स्टेट्स मेंशन होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि इस पूरी रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट टू जो भी डेल्टा एच है वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है डेल्टा एच कितना है, 572 किलो जूल्स। ये बात समझ आई? अगर ये 3 चीजें होंगी तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? थर्मोकेमिकल इक्वेशन, नहीं तो नहीं बोलेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। मान लो कहीं पर ये लिखा है 2 वाटर, ठीक है, टू फॉर्म H2 प्लस O2।
A, B है 2 water liquid to form H2 gas plus O2 gas. Third, 2 water liquid to form 2H2 gas plus O2 gas. और D, 2 water liquid to form 2H2 gas plus O2 gas. डेल्टा H इज इक्वल टू 572 किलो जूल्स. डेल्टा इसमें कुछ इसको छोड़ दो. डेल्टा H इज इक्वल टू 580 किलो जूल्स. डेल्टा H इज इक्वल टू 520 किलो जूल्स. ठीक है, और इसमें लिख दो डेल्टा U इज इक्वल टू 520 किलो जूल. इन चारों में से अगर मैं तुम्हें पूछूं, यही ऐसा जेईई और नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मैंने पूछा कि इन चारों में से बताओ जो बेस्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड है वो कौन सी है, अब एक एक करके पता लगाते हैं कि कौन सी सही है. 2H2O में तो यहाँ बैलेंसिंग ही नहीं है, तो कुछ दे रखा हो या नहीं दे रखा हो छोड़ दो. जब बैलेंस्ड ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है. यहाँ पर भी 2 लगाया नहीं है मैंने, इट इज नॉट बैलेंस्ड, तो इसको छोड़ दो. यहाँ पर मैंने 2 वाटर लिक्विड 2H2 गैस 2H2 गैस O2 गैस सब सही है, बट यहाँ पर एंथैल्पी चेंज दे रखा है. सो दिस विल बी द करेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन. तो ये बात याद रखनी है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, जहां पर इक्वेशन बैलेंस्ड होती है, सारी स्टेट्स मेंशन्ड होती हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा H लिखा होता है. आ गया. सो थर्मोकेमिकल इक्वेशन की सारी डिटेल मैंने तुम्हें बता दी है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. यार देखो, पूरी केमिस्ट्री में हम सिर्फ 2 ही टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे पूरे इस चैप्टर में, तो एक एक करके मैं तुम्हें समझाती हूँ. बचपन से तुमने सीखा हुआ ना एंडो और एक्सो. एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जहां पर हीट रिलीज होती है. ठीक है, अब मैं तुम्हें ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग समझाऊंगी, ध्यान से देखना. देखो वैसे तो थर्मोकेमिस्ट्री अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, बट मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि 3 घंटे में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना थर्मोकेमिस्ट्री के वो कंप्लीट कर ले. ठीक है, तो देखते रहो ध्यान से. एक हमने ग्राफ बनाया ये, एक हमने ग्राफ बनाया ये. 1 मिनट मुझे देखना सेटिंग सब सही है, 1 सेकंड रुक जाओ. सेटिंग वेटिंग हाँ सही चल रही है. देखो एक हमने ग्राफ बनाया ये, एक हमने ग्राफ बनाया ये है एंथैल्पी. ठीक है, ये है हमारी एंथैल्पी. इरेजर कहाँ गई ये, या इसको तुम बोल दो एनर्जी. ठीक है, और यहां पर हो गया जैसे इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, यहां पर भी हो गई हमारी एनर्जी और यहां हो गया हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन कितना प्रोसीड हो गया. अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझो. मान लो मैंने कहा शुरू में रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी. ये है हमारे रिएक्टेंट, REACTANT. ये है हमारे रिएक्टेंट. शुरू में रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी. बाद में जब रिएक्शन हो गई तो जो हमारे प्रोडक्ट बने, ध्यान से समझना, जो हमारे प्रोडक्ट बने उनकी एनर्जी है यहाँ पर. ठीक है, ध्यान से देखो. अब मैं बोल सकती हूँ कि रिएक्टेंट की एनर्जी पहले इतनी थी, बट बाद में रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, राइट. तो हमने एनर्जी दी ना, वी हैव गिवन हीट टू द सिस्टम. इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. क्या बोलेंगे इनको, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इसका डेल्टा H निकालो, तो डेल्टा H का मतलब होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, तो ओवरऑल टर्म पॉजिटिव आ गया. तो मैं बोल सकती हूँ डेल्टा H एंडोथर्मिक रिएक्शंस का क्या होता है, पॉजिटिव. मतलब हमने हीट सिस्टम को दी है. ठीक है, यही अगर मान लो मैंने कहा ग्राफ बनाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का. एक बार सोच समझ के बनाएंगे. मान लो शुरू में रिएक्टेंट्स यहाँ है. ठीक है, ये जो ग्राफ है ना ये ग्रेड 12th में भी रिपीट होगा. अगर अभी समझ नहीं आया तो 12th में तो हुक्का ही समझ नहीं आएगा. ध्यान से देखना. और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है, ये रिएक्शन गई यहाँ पर आ गई, ये हमारे प्रोडक्ट्स है यहाँ पर. ध्यान से देखना, मतलब प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी के कंपैरिजन में कम है ना. रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा एनर्जी थी, बट जब रिएक्शन हुई प्रोडक्ट बने तो कम एनर्जी है प्रोडक्ट्स के पास, मतलब हीट रिलीज हुई है ना. या ये भी कह सकते हो व्हाट इज द चेंज इन एंथैल्पी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना.
प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या आ गया, नेगेटिव. सो दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आई होप एंडो और एक्सोथर्मिक क्लियर हो गया. अब मैंने पहले ही बोला था ट्रेडिशनल टीचर की तरह मैं पढ़ाऊंगी जरूर, है ना, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी, साथ साथ डेफिनेशंस भी पढ़ते चलेंगे. सो ये 2 डेफिनेशंस तुम्हारे लिए लिखी है मैंने. एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, हीट मतलब एक्सोथर्मिक पहले पढ़ लेते हैं. एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. भाई हीट बाहर निकलती है, ठीक है, आगे देखना. फॉर सच अ रिएक्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव. अभी अभी हम करके आए हैं, अगर चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगा तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, राइट. एंडोथर्मिक क्या होते हैं, हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है. एब्जॉर्ब हो गया मतलब डेल्टा एच आर, चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. सो इतना भी क्लियर हो गया. ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री. ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं. मुझे बताते जाओ कि सब समझ आ रहा है. जो भी डाउट्स होगा तो भी मुझे बता देना. आई वुड लव टू रिपीट इट. ये मत कहना बाद में कि हाँ ये तो समझ ही नहीं आया था. बाद में कहोगे समझ नहीं आया था तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. तो प्लीज इस बात को जरा ध्यान से समझते जाना, ठीक है. ये सारे के सारे नोट्स तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएंगे. आई मीन इस नोट्स का पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है. अच्छा, वैसे मैं ये बताना भूल गई हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है, मेक श्योर ऐप डाउनलोड कर लो. 31 दिसंबर तक मेरी अंधाधुंध प्लस और लाइव की स्पेशल की क्लासेस चलती जाएंगी. बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मैंने तुम सबके लिए शेड्यूल करी है, ठीक है. स्पेशल क्लासेस क्या होती हैं, स्पेशल क्लासेस सारी की सारी फ्री क्लासेस हैं जो तुम हर टीचर की अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे. यूट्यूब पे तो खैर पढ़ाई होती है, बट आई थिंक, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्पेशल पर पढ़ाई करना ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो एम्बियंस बहुत अच्छा बनता है. वहां मैं तुमसे बातें बातें भी कर सकती हूँ, ठीक है. तो मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं, है ना, उनको अटेंड करने के लिए, बाय द वे वो सारी की सारी स्पेशल क्लासेस में ना ताला लगा हुआ है. ऐसा एक ताला है, ठीक है, वो ताला लगा हुआ है. अब इस ताले की चाबी क्या है, ताले की चाबी है साक्षी लाइव, SAKSHILIV. मेक श्योर 31 दिसंबर तक सारी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर लेना, क्योंकि जनवरी से हम कुछ नया और धमाकेदार करने वाले हैं. फिर मत बोलना मैम दिसंबर में हमने क्लास अटेंड करी नहीं थी इसीलिए जनवरी में समझ नहीं आ रहा. तो जितना मैं अपने प्लस के स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं स्पेशल के स्टूडेंट्स के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, है ना. सो मेक श्योर वो सारी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर लेना. ताला लगा हुआ है, स्पेशल क्लास को खोलने के लिए ताले की चाबी है साक्षी लाइव, ठीक है. चलो आगे करते हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंडर एक टॉपिक है, सब टॉपिक, जिसको बोलते हैं हेसेस लॉ. ध्यान से देखो, कई टीचर्स पता है इसको हेस लॉ बोलती हैं, कई हेसेस लॉ बोलती हैं. अब तुम खुद अंग्रेज हो, तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए, हेसेस लॉ बोलोगे, हेस लॉ बोलोगे, या कोई भी हश 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 पबी हश, कुछ भी, कोई भी लॉ बोलो, तुम्हारी श्रद्धा भावना है, ठीक है. मैं तुम्हें लॉ बता देती हूँ कि क्या है. बहुत ही सिंपल लॉ है, इससे ज्यादा सस्ता और अच्छा लॉ मैंने आज तक देखा नहीं है. देखना जरा, मैं तुम्हें ना एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. मान लो ये हो तुम, कौन हो ये, हम तुम होता है ना, ये तुम हो, ठीक है. और मान लो ये कौन है, तुम्हारी बंदी. कौन है, बंदी. तुम हो एक नंबर के कंजूस, कंजूस को माइजर बोलते हैं ना, कंजूस. तुम एक नंबर के कंजूस हो, ठीक है. तुम वैलेंटाइंस डे आया है ना, Feb 14 आई है, तुम अपनी बंदी से मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारी बंदी बहुत खर्चा करवाती है, ठीक है, बहुत खर्चा करवाती है. कहेगी रोज ला के दो, फिर कहेगी तुमने सिल्क की चॉकलेट नहीं ला के दी, मुझे डेयरी मिल्क सिल्क ला के दो, है ना. फिर कहेगी कि मुझे अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने चलो, ब्ला ब्ला ब्ला. तुम्हें पता है तुम्हारी बंदी बहुत पैसे खर्चवाएगी. तो तुमने ठान लिया है कि इस पे तो मैं सिर्फ 500 रुपए का खर्चा करूंगा. कितने का, 500 रुपए का. तुमने ठान लिया है ना कि 500 रुपए का खर्चा करूंगा. अब तुम्हारा ये जो 500 रुपए ना, ये बजट फिक्स है ना. अब तुम देखो, तुमने अपनी बंदी को इम्प्रेस करना है. या तो तुम उसको 500 रुपए की कोई अच्छी सी शर्ट गिफ्ट कर दो, मतलब अच्छी सी कोई ड्रेस सी गिफ्ट कर दो सीधा, ठीक है, एक प्रोसेस हो गया. या फिर तुम क्या करो, उसको छोटे छोटे गिफ्ट दो. मतलब तुम क्या करो, पहले तुमने उसके लिए, तुम ना ऑटो पे गए, है ना, तुमने कहा सस्ते में ऑटो पे जाऊंगा, 10 रुपए लेगा ऑटो वाला. कितने रुपए, 10 रुपए लेगा ऑटो वाला. तुमने वहां से उसके लिए एक फ्लावर खरीदा. मेट्रो पे मिल नहीं रहे होते हैं फ्लावर, तुमने 20 रुपए का फ्लावर खरीदा, ठीक है. फिर तुमने क्या किया,
ये सरोजनी नगर, ये दिल्ली में है ना सरोजनी नगर, अट्टा मार्केट है ना, लाजपत, यहाँ पे तुम गए और यहाँ से तुमने अपनी बंदी के लिए कितने रुपए की ड्रेस ली, कितने 30 रुपए हो गए हैं, तुमने ना 250 रुपए की ड्रेस ली, कितने की, 250 रुपए की। फिर तुम गए एक अच्छे से मॉल में, कहाँ गए, मॉल में, वहां से टैग उतार के आए, किसी अच्छे से ब्रांड का टैग उतार के आए, वो टैग तुमने इसके ऊपर चिपका दिया है ना। ऐसे करके फिर तुमने एक छोटी सी चॉकलेट ले ली, ठीक है, चॉकलेट ले ली, और कितने रुपए वाली चॉकलेट ली, 50 रुपए वाली, ऐसे ब्ला 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 तुम ऐसे करते करते अपनी बंदी को तुमने गिफ्ट दिया, खर्चे तुमने 500 रुपए ही, है ना। एक में तुमने सीधा एक उसको ड्रेस लेके दे दी, मस्त सी ऐसे सुंदर सी ड्रेस थी, ठीक है, तुमने अपनी बंदी को लेके दे दी। और दूसरे में तुमने क्या किया, ऐसे 250 रुपए की ड्रेस और 200 रुपए का, ये कितने हो गए, 270, 280, है ना, और ये 330, और ऐसे ऐसे करके तुमने छोटे मोटे गिफ्ट ले लिए, 500 रुपए तुमने पूरे खर्च किए, ठीक है। बंदी दोनों में ही खुश होगी ना, है ना। अब इसी को मैं बोलती हूँ हेसेस लॉ। हेसेस लॉ पता है क्या कहता है, कहता है कि चाहे तुम एक काम एक स्टेप में कर दो, ठीक है, जितना खर्चा, KHARCHA, जितना खर्चा एक स्टेप में होगा ना, अब तुमने वही सेम खर्चा हजारों स्टेप्स में करना है। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि तुम एक स्टेप ए से, मतलब तुम यहां पर थे, देखो क्या, तुमने एक रिएक्शन करनी है ए से लेके बी, और इसका डेल्टा एच कितना आया, लेटर से ए आया, ठीक है, ए से बी करेंगे तो डेल्टा एच कितना आया, ए। मान लो तुमने इसी रिएक्शन को एक स्टेप में नहीं कराया, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स में करा दिया। पहले तुम ए से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ गए, एफ से जी गए, जी से जेड गए, जेड से तुम आए बी पर, ठीक है। मतलब कहने का कि इसी रिएक्शन को तुम बड़े सारे छोटे 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 स्टेप्स में कराओगे, तो भी इतने सारे स्टेप्स में कराने के बाद जो एंथैल्पी चेंज होगा रिएक्शन का वो सेम रहेगा। मतलब वेदर अ रिएक्शन इज कैरिड आउट, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, देखना। सो इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग डेल्टा एच ऑफ एनी रिएक्शन। अब ये तो मैंने मजाक में बता दिया, बट तुम लिटरल सेंस में देखो, बहुत सारी ना ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो लैब में कैरी आउट कराना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी रिएक्शंस कैरी आउट कराते हैं, फिर सबका मिक्स कर लेते हैं और कहते हैं कि यही, मतलब थियोरेटिकली कह देते हैं कि अगर ये रिएक्शन कराई होती लैब में, है ना, तो इसमें एंथैल्पी चेंज इतना होता, ठीक है। अब देख लो, पढ़ लो एक बार। The enthalpy change of an overall process is the sum of enthalpy changes of its individual steps। कि भाई छोटे 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 स्टेप्स में कितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है, उन सबको ऐड कर दो, दिस विल बी गिविंग यू एंथैल्पी चेंज फॉर द ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, डेली लाइफ में ये समझ आ गया कि 14 फेब को 500 रुपए में कैसे निपटाना है काम, है ना। ऐसे जाके 250 रुपए की ड्रेस ले देना। बाकी बंदियां, अब मेरी साइड वाली सारी बंदियां सुन लो, ठीक है, तुम्हारा बंदा तुम्हें ड्रेस दे तो पहले चेक कर लेना कहीं ऐसे सरोजनी वरोजनी वाली तो नहीं दे दी है, मना कर देना, कहना नहीं चाहिए, अच्छी लेके देगा तो मैं लूंगी, नहीं तो नहीं चाहिए, सीधा। वो गाना नहीं है नेहा कक्कड़ का, नहीं कौन सा गाना है वो, अरे यार, के मैं सजा तेरे लिए सारे सूट पराणिया ले मर जाने, तो उसको कहना कि नहीं, हमें नई ड्रेस दोगे तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तुम स्मार्ट खेलना, कहीं वो हेसेस लॉ से, मतलब ठीक है, समझ गए हो ना, सारे बंदे समझ गए, सारी बंदियां भी समझ गई। चलो अब हम इसी चीज को एक क्वेश्चन की फॉर्म में करके देखते हैं। लेट्स डू द सेम थिंग इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास ना सल्फर सॉलिड था, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज है -296.8 किलो जूल, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव का मतलब रिलीज हो रही है एनर्जी। आगे देखो, इक्वेशन नंबर 2 है 2SO2 प्लस O2 टू फॉर्म 2SO3, यहाँ पर भी एंथैल्पी चेंज है -198.4 किलो जूल। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सल्फर में 3/2 O2 डालेंगे टू फॉर्म SO3, अब बताओ इसका एंथैल्पी चेंज क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। बाय द वे, पॉइंट नंबर 1, किसी भी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन, ये वैल्यूज तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, बस दिमाग लगाना है, आई विल टेल यू कि कैसे करना है। ये है हमारी फाइनल रिएक्शन जिसका एंथैल्पी चेंज हमने निकालना है ना। एक बार मैं इसको ऐसे डार्क कर देती हूँ। दिस इज द फाइनल रिएक्शन फॉर विच वी हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, इस रिएक्शन को बनाना है यूजिंग अबव 2 रिएक्शंस, ऊपर वाली रिएक्शंस को यूज करके इस रिएक्शन को बनाना है। देखो, इसको मैंने कह दिया रिएक्शन नंबर 1, इसको मैंने कह दिया रिएक्शन नंबर 2। देखना, मेरे को सल्फर सॉलिड एक ही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। किस रिएक्शन में सल्फर सॉलिड है ना, फर्स्ट में,
तो मैं कहूंगी रिएक्शन नंबर 1 एज सच लिख लो, ठीक है। और अब मुझे चाहिए 3/2 O2। 3/2 O2 तो कहीं पे भी नहीं है, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं। राइट हैंड साइड पे मुझे चाहिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। कहाँ है सल्फर ट्राइऑक्साइड? यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर है, बट यहाँ पे 2 लगा हुआ है इसके आगे, मुझे 1 लगाना है। तो तुम क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से डिवाइड कर दो और फिर उसको फर्स्ट वाली में ऐड कर दो, ठीक है। जैसे करके दिखाते हैं। फर्स्ट में मैंने लिख दिया सल्फर सॉलिड प्लस यहाँ पर क्या है O2 इन द गैसियस स्टेट। बीच में ये एरो तो खुद ही बना हुआ है और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा SO2 इन द गैसियस स्टेट। तो 1 तो एज सच लिख लो। अब क्या करो, 2 इक्वेशन जो है इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2SO2 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा SO2 गैसियस, बहुत बढ़िया, ठीक है। O2 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा हाफ O2 गैसियस, ये भी बहुत बढ़िया है, हाफ O2 गैसियस। और 2SO3 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा SO3 गैसियस, राइट। अब एक काम करो, कटवट करके देख लो कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा, देखते हैं कुछ कट रहा है या नहीं। S सॉलिड, तो S सॉलिड आ गया। O2 में 1/2 O2 ऐड करो तो 3/2 O2 हो गया, सो 3/2 O2 हो गया, हाँ ये हो गया, ये हो गया। SO2 से SO2 कट गया, यहाँ पर 1 SO3 आया, यहाँ पर 1 SO3 आया ना समझ। तो जब इक्वेशंस ऐड कर दिए तो डेल्टा H को भी ऐड कर दो। तो डेल्टा H किसका था, कितना था -296.8, ठीक है, प्लस सेकेंड क्या था -198 पॉइंट समथिंग होल डिवाइडेड बाय 2। इसको ऐड कर लो, यू विल गेट द आंसर, दैट्स इट, ठीक है। बस अप्रोक्सीमेशन यूज करनी आनी चाहिए, तभी आंसर्स इजीली निकलेंगे। So this is how you will be using Hess's law to calculate the change in enthalpy of the final reaction, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको हर चीज अच्छे से समझ आ गई। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है किरचॉफ्स लॉ। वैसे घबराओ मत, हेसेस लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी स्लाइड्स में इंक्लूड करे हैं। आगे जैसे जैसे आते जाएंगे हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, ठीक है। देखो किरचॉफ्स इक्वेशन, सबसे पहले मेरी बात सुन लो। जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से करना ही करना है। जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस टॉपिक को छोड़ भी दोगे तो चलेगा, कोई ऐसे पहाड़ नहीं टूट जाएगा, कोई आंधी तूफान नहीं आएगा, ठीक है। ये टॉपिक सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, बट दिस टॉपिक इज मोर फॉर जेई नीट स्टूडेंट्स, ठीक है। किरचॉफ भैया क्या कहते हैं, वैसे तो तुमने किरचॉफ्स लॉ फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, बट मैं तुम्हें केमिस्ट्री वाले किरचॉफ्स इक्वेशन के बारे में बताना चाहूंगी। पता है ये भैया क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुझे पता करके बताओ व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी चेंज विद टेम्परेचर। बस ये याद रखना कि एंथैल्पी का जो चेंज होता है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। जिनको नहीं समझ आया मेरी बात सुनो। मान लो एक रिएक्शन है, ठीक है, A+B टू फॉर्म C+D। वो टेम्परेचर 298 केल्विन पे हो रही है और उस टेम्परेचर पर उस एंथैल्पी का जो, उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है वो है x, ठीक है। अब मैंने A+B टू फॉर्म C+D का टेम्परेचर चेंज कर दिया। वापस समझा देती हूँ, देखना। एक रिएक्शन है A+B, ये क्या दे रही है C+D, ठीक है। इसका एंथैल्पी चेंज है x और कितने टेम्परेचर पर है 298 केल्विन पर। मतलब जब टेम्परेचर 298 केल्विन था तो एंथैल्पी चेंज है x, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसी रिएक्शन को A+B टू फॉर्म C+D, इस रिएक्शन को मैंने 398 केल्विन पे कैरी आउट कराया, मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया। तो जब टेम्परेचर चेंज किया, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो इस रिएक्शन की जो डेल्टा H है अब वो हो जाएगी y, ठीक है। वो बोल रहा है कि बताओ टेम्परेचर चेंज करने पर एंथैल्पी का क्या चेंज होता है। इस इक्वेशन को, मतलब इस चीज को पता करने के लिए एक इक्वेशन दी गई जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। एक बार थ्योरी समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, देखना। The enthalpy of a chemical reaction and phase transitions do vary with the temperature। सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, ठीक है। Although the variation with temperature is usually small compared to the values of delta H itself। वैसे डेल्टा एच के कंपैरिजन, मतलब जो चेंज इन डेल्टा एच है वो टेम्परेचर में बहुत थोड़ा थोड़ा सा चेंज लाता है। लाइक टेम्परेचर चेंज हुआ तो डेल्टा एच में ज्यादा चेंज नहीं होगा, बट स्टिल चेंज तो होगा। अब क्या चेंज होगा ये देख लेते हैं, देखो। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। ये
एंथैल्पी चेंज एज वेल एज इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों के लिए वैलिड है। देखना, मान लो जब टेम्परेचर था T1, समझो एक रिएक्शन है A प्लस बी टू फॉर्म C प्लस डी। जब टेम्परेचर था T1 तो चेंज इन एंथैल्पी था डेल्टा H1, ठीक है। जब टेम्परेचर हुआ T2 तो चेंज इन एंथैल्पी कितना हो गया, डेल्टा H2। अब डेल्टा H2 और डेल्टा H1 में क्या रिलेशन है, वो ये कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp T2 माइनस T1। अब ये इक्वेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स पढ़ रखा है। चाहे तुमने मेरे से थर्मोडायनामिक्स पढ़ा हो या किसी भी टीचर से पढ़ा हो या अपने स्कूल टीचर से अपने आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ा हो, एनसीईआरटी से पढ़ा हो, कैसे भी पढ़ाओ, ये इक्वेशन तभी समझ आएगी जब तुम्हें Cp का मतलब पता होता है। Cp का मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सो ये तो हो गया एंथैल्पी चेंज के लिए। इसी तरह इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए एक इक्वेशन है, डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस T। वापस बोल रही हूँ, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे सिर्फ CBSE के लिए पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जेई नीट के लिए पढ़ रहे हैं। ये दोनों इक्वेशन से जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा, ठीक है। सो मार्क कर लो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आज वैसे मैं लव बर्ड्स की चैट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, सो आई मिस द चैट्स ऑफ लव बर्ड्स टुडे, बट डेफिनेटली, ठीक है, जब सेशन पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारी चैट जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि यार अब तुम मेरे ना वो हो चुके हो, कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब तुम मेरी फैमिली हो, ये है अपनी फैमिली, है ना। तो फिर अब यार फैमिली में कुछ लव बर्ड्स भी होते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े करने वाले बच्चे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं अबे जाओ ना मैम क्या पका रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं अरे मैम वी लव यू सो मच, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो ये जो फैमिली है हमारी, है ना, उसमें मैं सबसे पहले लव बर्ड्स को बहुत मिस कर रही हूँ आज, ठीक है। आज तुम्हारी चैट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट इट्स ओके, फिर कभी पढ़ लेंगे, है ना। चलो स्पेशल क्लास में आ जाना। वैसे स्पेशल क्लास में गाइस लव बर्ड्स अलाउड नहीं है। तुमने देखा होगा जितने भी लव बर्ड्स हमारी स्पेशल क्लास में आते हैं ना, हम उनको ऐसे टन 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 गोली से उड़ा देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। लाइफ हमारी मस्त चलती है फिर, बहुत सही। सो स्पेशल क्लासेस अटेंड किया करो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ते हैं। ये अब पता है इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में हम एंट्री मारने वाले हैं। अभी तक तो थर्मोडायनेमिक्स तक ही चल रहा था, बट अब जेन्युइनली थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। बड़ी सारी डेफिनेशन है। जब पूरा का पूरा लेक्चर ओवर हो जाएगा तो आई विल शेयर अ टेबल विद यू। उस टेबल में 15 से 20 डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स विद वैल्यूज दे रखी है, बट वो टेबल तभी समझ आएगी जब तुमने ये सारी की सारी एक एक करके स्लाइड्स पढ़ रखी होंगी। केमिस्ट्री के हर चेंज को, ऑलमोस्ट हर चेंज को एंथैल्पी से कैसे रिलेट किया गया है वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मेल्टिंग, जैसे बॉइलिंग, जैसे इवेपोरेशन, जैसे सब्लिमेशन, जैसे हाइड्रेशन, सॉल्वेशन, हर चीज, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन, जितने भी तुमने रिएक्शंस अब तक पढ़े हैं, उन सब को एंथैल्पी से कैसे कोरिलेट किया गया है, अब वो हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है वो ये कि जब फेज ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं तो हाउ टू कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी। बाय द वे, जो बच्चे नहीं समझते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे हमारा था वाटर, सॉलिड आइस की फॉर्म में है, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर लिक्विड में। तो सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ ना, इसको बोलते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, की सॉलिड से कहाँ गया, लिक्विड। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन देखो, वाटर लिक्विड से कहां चला गया, वाटर इन द गैसियस स्टेट, इन द वेपर स्टेट। तो ये एक फेज चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ। या तुम ये भी बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से किस में चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस, सब्लिमेशन, फेज चेंज हुआ ना। तो ऐसी सारी रिएक्शंस को जहां पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, कुछ भी हो रहा हो, सिर्फ फेज में चेंज हो रहा हो, उन रिएक्शंस को बोलते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है। बाय द वे, ये पता होनी चाहिए जितनी भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस होती हैं, ऑल आर एट इक्विलिब्रियम। जिन बच्चों ने मेरे साथ इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है स्पेशल क्लास पर, केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पर भी मैंने बताया था ये सारी फेज ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पे होती है, ठीक है। सो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली है, ये सारी चीजें हटा देती हूँ, सबसे पहली है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ध्यान से इस बात को समझो,
फ्यूजन का मतलब केमिस्ट्री में मेल्टिंग होता है। ये बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। पता नहीं उनको क्या लगता है कि फ्यूजन तो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है, बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखो, जब भी मैं ये वर्ड बोलूंगी फ्यूजन, इसका मतलब होता है मेल्टिंग। देसी भाषा में बोलते हैं इसको मेल्टिंग, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, पहले मेरी बात समझो। थोड़ा सा ना इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो एक एक करके समझते हैं। मान लो मेरे पास वाटर था, सॉलिड मतलब आइस था, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर इन द लिक्विड स्टेट, मेल्टिंग हो रहा है ना। बट याद रखना है कि सिर्फ 1 मोल ऑफ सॉलिड को हमने मेल्ट करना है। 2 मोल वाटर, 3 मोल वाटर, कितने को भी मेल्ट कर सकते हो, बट 1 मोल ऑफ सॉलिड को मेल्ट करते टाइम जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसको कहेंगे डेल्टा एच फ्यूजन, या इसको कह देंगे डेल्टा एच मेल्टिंग। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। डेल्टा का मतलब चेंज, एच का मतलब एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फ्यूजन, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मेल्टिंग। समझो इस चीज को। इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम। भाई एंथैल्पी चेंज है किसी सिस्टम का। व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस, प्लीज इस बात को याद रखो, मतलब कैसे भी याद रखो कि सिर्फ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस होना चाहिए which is converted into the liquid state at its melting point। 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट कितना चेंज इन एंथैल्पी होता है, उसी को हम बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। क्या ये बात समझ आ गई? मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, है ना, देखना। मान लो ये है 2 वाटर लिक्विड, 2 वाटर सॉलिड से 2 वाटर लिक्विड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, 500 किलो जूल। पूरे प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज कितना है, 500 किलो जूल। क्या मैं 500 किलो जूल को डेल्टा एच फ्यूजन बोलूंगी? नहीं बोलूंगी। दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन के होने टाइम क्या चेंज है एंथैल्पी में, उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बट अगर मैंने कहा इसको 2 से डिवाइड कर दो, वाटर सॉलिड, 1 मोल ऑफ वाटर सॉलिड 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अब कितना एनर्जी चेंज होगा, 250 किलो जूल। अब इसको मैं बोल दूंगी डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, मतलब फ्यूजन के टाइम में सिर्फ 1 मोल रिएक्टेंट लेना है। ये बात समझ आ गई? ये समझ आ गया तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसी के सेम पैरेलल लाइंस में हीट और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब कुछ सेम रहेगा, बट याद क्या रखना है, 1 मोल ऑफ सॉलिड को हमें कन्वर्ट करना है टू 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस एट इट्स बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अगर मेल्टिंग पॉइंट पे करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, बट हमें डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है। जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड को अगर मुझे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, अब व्हाट इज अ चेंज इन एंथैल्पी, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देखना गाइस, ये डेफिनेशंस याद रखनी जरूरी है, अदरवाइज मैं एक ऐसी टीचर नहीं हूं जो डेफिनेशंस पे फोकस करती हूँ। बट फॉर थर्मोकेमिस्ट्री आई पर्टिकुलरली बिलीव जिन बच्चों को डेफिनेशंस याद होती हैं उनके क्वेश्चंस अच्छे से हो जाते हैं। अगर तुम तुक्का भेड़ोगे, मतलब तुक्के मारोगे, ठीक है, कि चलो यहाँ पे ये लगा दिया वहां पे, तो थर्मोकेमिस्ट्री का आंसर सही आ ही नहीं सकता। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री से सीधा सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा सीधा एक एक क्वेश्चन जेईई और नीट में पूछा जाता है। बहुत बेसिक सी चीज है, अगर बेसिक्स याद नहीं है तो खत्म है कहानी। जिन बच्चों को, अच्छा लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े सारे मैंने ना क्या कहते हैं, आज डेट है 24 दिसंबर को, यस सॉरी आज 25 है। मैंने कल मतलब 24 दिसंबर को एक क्लास ली थी जहां पर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कराए थे स्पेशल क्लास में। लिसन टू मी, फिजिकल केमिस्ट्री ग्रेड 11th का एक बहुत ही मेजर टॉपिक है ना। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स, इक्विलिब्रियम, कितने सारे चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन है ना। अब हर क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान नहीं है क्योंकि इट इज वेरी टफ कि एक ही दिन में मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, राइट। तो मैंने कल ही एक क्लास ली थी फिजिकल केमिस्ट्री की जहां पर मैंने
अपनी स्पेशल क्लास में ये क्वेश्चंस मार्क करवाएं कि ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये कर लेना। और जो मैंने मार्क करवाया ना क्वेश्चंस, वही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर सिर्फ उतने में से ही करके चले जाओगे तो भी मैं गारंटी लेती हूँ कि पेपर में उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं खुद एक स्टेट टॉपर रही हूँ, 10th में स्कूल टॉपर थी, 11th में फिर स्टेट टॉपर थी, 12th में, एंड बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो आई हैव मेट सो मेनी टीचर्स, आई हैव शेयर, दे हैव शेयर देयर एक्सपीरियंस विद मी। तो इन सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके मैंने तुम्हें वो क्वेश्चंस मार्क कराए हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो मेक श्योर कल वाली क्लास, कल तो लाइव थी बट आज रिकॉर्डेड तुम देख सकते हो। अगेन स्पेशल क्लास में ताला लगा हुआ है, ताले की चाबी तुम्हें पता है, जितने भी एसवी एटम्स हैं ताले की चाबी है SAKSHI LIV। इस चाबी को यूज करना, स्पेशल क्लास अनलॉक कर लेना। दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हर बच्चा उस वीडियो को जरूर देखे, कम से कम मार्क करके रख लो क्वेश्चंस। पेपर से पहले सिर्फ उतने क्वेश्चंस करके जाना एंड द लाइफ विल बी सॉर्टेड। एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। It is the enthalpy change when 1 mole of a solid is directly converted to gaseous form at its temperature below its melting point। ये भी सिंपल सी कहानी थी, ये हो गया। आगे हम करते हैं, नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा एक रह गया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस is converted into its vapor form at its boiling point, that's it। उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो सब्लिमेशन पढ़ लिया, वेपराइजेशन पढ़ लिया, फ्यूजन पढ़ लिया, मेल्टिंग भी पढ़ लिया, ये सारी एक ही बात हो गई, समझ आ गया। अब हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा यूजफुल है बट बहुत कम बच्चों को समझ आता है। मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ध्यान से इस टॉपिक को समझना। समझ आ गया तो लाइफ सॉर्टेड है, समझ नहीं आया तो बेचारे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान से समझो, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ध्यान से समझो, इट इज द एंथैल्पी चेंज, है तो एंथैल्पी चेंज ही, ऑफ अ सिस्टम व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। बहुत सारे बच्चों को ऊपर से गया, मैं समझाती हूँ, ध्यान से देखो। मान लो वाटर है, वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका जो नेचुरल स्टेट है वो लिक्विड है। अब वाटर एक कंपाउंड है ना, वो 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 1 मोल बनाना है, कितना? सिर्फ 1 मोल बनाना है पानी, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बनेगा। अब आधे बच्चे बोलेंगे मैम 4 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, ऐसे नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं उस फॉर्म में बताऊं। जैसे हाइड्रोजन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2 गैसियस, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ O2 गैसियस। से बनाना क्या है? 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड। अब बैलेंस कर लो, 1 मतलब 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना? 1, तो इसको हाफ कर दो, ठीक है। इस पूरी रिएक्शन को करने में व्हाट इज द चेंज इन एंथैल्पी, मतलब 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर के फॉर्मेशन में, उसके बनने में व्हाट इज द चेंज इन एंथैल्पी, उसको बोलते हैं डेल्टा एच एफ। एफ का मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। अब उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है डेल्टा एच, एच के बाद लिख दो छोटा सा एफ, फॉर्मेशन। या कई बुक्स में ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच और इन दोनों के बीच में एफ, तो डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन। समझ आ गया? बड़े सारे कराती हूँ, एक एक एग्जाम्पल देखना। हाँ ये ले लेते हैं, जैसे पहले ये स्लाइड देख लो, ठीक है। जैसे वाटर नहीं, पहले ये छोड़ दो, यही समझाती हूँ एक एक करके, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, all the values of delta HF not for the elements in their standard state is 0। मेरी बात सुनो, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2, वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करेगा? H2 की तरह ही। अब मैं बोलूं डेल्टा HF ऑफ H2, ठीक है, या डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या लिख देंगे? 0। स्टैंडर्ड स्टेट में मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन 0। सिमिलरली स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा HF नॉट फॉर ऑक्सीजन इन द गैसियस स्टेट कितनी हो गई? 0। मतलब जिस तरीके से वो जो नेचुरल स्टेट है उसमें एग्जिस्ट करते हैं, उसमें डेल्टा HF नॉट होता है 0। आगे देखो, फॉर्मिंग एन एलिमेंट फ्रॉम इटसेल्फ ऑफ कोर्स डज नॉट यील्ड अ चेंज इन एंथैल्पी। भाई
हाइड्रोजन को हाइड्रोजन एटम से ही बना रहे हो, तो उसमें क्या चेंज इन एंथैल्पी है? सो डेल्टा HF नॉट फॉर हाइड्रोजन ऑक्सीजन विल बी 0। ये बात समझ आ गई? आगे देखो, by convention enthalpy of formation delta HF of an element in the reference state is taken as 0। वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये जो एंथैल्पी, इनको बोलते हैं रेफरेंस स्टेट। रेफरेंस स्टेट का मतलब है द वे दे एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है? ये हम कन्वेंशन है, ये हम मानते हैं, मान्यता है हमारी कि अगर कोई चीज अपने रेफरेंस स्टेट में है तो उसका डेल्टा HF फॉर्मेशन 0 होगा। होता नहीं है, बट हमने मान लिया, उसका 0 मान के हम बाकी सबका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ये पॉइंट मैं अभी से 5 मिनट के बाद समझाऊंगी। आई थिंक ये पॉइंट नहीं समझ आएगा अभी तुम्हें ज्यादा आइडिया ही नहीं है, बट इस पॉइंट को हम बाद में करेंगे, ठीक है? पहले आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ये भी छोड़ दो। हाँ, पहले ये देख लो, ये रेफरेंस स्टेट देख लेते हैं, फिर ये नोट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करते टाइम आई विल एक्सप्लेन यू दैट रिमेनिंग पॉइंट, ठीक है? देखना, तुम्हें पता है जैसे कार्बन है, कार्बन 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है ना, एक है कार्बन दो तीन तरीके से, कार्बन एक है ग्रेफाइट, एक है डायमंड, एक है फ्यूलरीन। इनमें से जो मोस्ट स्टेबल है ना, जिसको हम रेफरेंस स्टेट मानते हैं, वो है कार्बन ग्रेफाइट। तो मान लो अगर कभी लिखा हुआ कि कार्बन ग्रेफाइट डेल्टा HF नॉट फॉर कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है? ग्रेफाइट का डेल्टा HF नॉट हम क्या मानेंगे? 0। बट अगर लिखा हुआ डेल्टा HF नॉट फॉर डायमंड, तो हम इसको 0 नहीं मानेंगे। जो एलिमेंट्स जिनका जो रेफरेंस स्टेट है सिर्फ उसी में 0 मानेंगे डेल्टा HF नॉट, बाकी में नहीं मानेंगे। आगे देखो, सल्फर 2-3 तरीके से एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, है ना? बट सल्फर का रेफरेंस स्टेट है S8 रोम्बिक सल्फर को रेफरेंस मानेंगे, मोनोक्लिनिक को नहीं। जैसे फॉस्फोरस व्हाइट होता है, येलो फॉस्फोरस होता है, बट हम सिर्फ P4 व्हाइट फॉस्फोरस को उसकी रेफरेंस स्टेट मानेंगे। रेफरेंस स्टेट में उन एलिमेंट्स की डेल्टा HF नॉट 0 होती है। ऑक्सीजन O2 गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? जैसे ब्रोमीन है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर इसकी डेल्टा HF नॉट कितनी है? 0। बट ब्रोमीन नेचुरली उसकी रेफरेंस स्टेट क्या है? लिक्विड। सो ब्रोमीन कैसे एग्जिस्ट करेगा? Br लिक्विड के जैसे, ठीक है? सो मेटल कैसे एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड फॉर्म में। जबकि मर्क्यूरी की रेफरेंस स्टेट क्या होती है? लिक्विड। ये सारी की सारी कहानी जेई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए महा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई नीट स्टूडेंट्स, ठीक है? आगे देखते हैं, ये फॉस्फोरस रिपीट हो गया, व्हाइट फॉस्फोरस की रेफरेंस स्टेट 0, ठीक है? करो एक बार आगे, मैं देखती हूँ कि टाइम क्या हो गया है। ओके, करते चलो करते चलो, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू फर्दर, ठीक है? आज मैं तुम्हारी चैटें सच में बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी चैट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़े होके पढ़ा रही हूँ, है ना? बट ऐसे चैटें मैं मिस करती हूँ, तो फिर मुझे ऐसे चैटों की याद आती है। कितने सारे बच्चे हमारी क्लास में ना, जैसे मूडी गर्ल है, वो रोज चैटें करते हैं, और कोई यूपी के बड़े सारे बच्चे आते हैं, है ना, वो अपना नाम ही ऐसे लिखते हैं, यूपी के जाट, हरियाणा के जाट, उनकी चैटें मैं मिस कर रही हूँ यार। यार तुम मिस कर रहे हो मेरे को, है? मतलब तुम मिस कर रहे हो, तुम्हारे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे लिए तो पड़ रहा है फर्क, देखो लिटरली पड़ रहा है। चलो अभी मैं तुम्हें ना ये डेल्टा HF नॉट की रिएक्शंस बताती हूँ। मान लो लिक्विड वाटर का फॉर्मेशन है, हमें क्या करना है? वाटर लिक्विड का फॉर्मेशन। तो कैसे करेंगे? कुछ ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मान लो हाइड्रोजन तो गैसियस स्टेट में H2 होगा, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में लेंगे O2, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, चलो ये लिक्विड वाटर की फॉर्मेशन है। मान लो मीथेन बनाना है, मीथेन CH4 गैसियस, याद रखना यहाँ 1 आएगा, जो भी प्रोडक्ट की साइड पे है वो हमेशा 1 होना चाहिए, तभी उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। मीथेन किससे बनाएंगे? कार्बन। कार्बन किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? रेफरेंस में, ग्रेफाइट। प्लस हाइड्रोजन तो 2H2 गैसियस ले लेंगे, ये भी क्लियर हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मान लो ग्लूकोज C6H12O6, वो अपनी कौन सी स्टेट है? सॉलिड। तो कार्बन किससे आएगा? तो मैं लिख दूंगी 6 ग्रेफाइट, 6 कार्बन सॉलिड, यहाँ पर लिख देना ग्रेफाइट, ठीक है? हाइड्रोजन कैसे आएगा? 6H2 इन द गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन कैसे आएगा? 3O2 इन द गैसियस स्टेट। तो अब समझ आ गया होगा कि किसी भी रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना कैसे होता है ना?
अब मैं तुम्हें एक बहुत ही सीधी सी बात बताती हूँ, ये पूरा का पूरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाने का क्या जरूरत थी, व्हाट इज आवर एम बिहाइंड दिस, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। देखो, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, जैसे कि A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B टू फॉर्म C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D। ये कोई एक रिएक्शन दे रखी है, ABCD कुछ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं और छोटे ABCD उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। किसी ने हमें बोला कि भाई इस रिएक्शन के दौरान क्या एंथैल्पी चेंज है, उसको हम बोल देंगे डेल्टा एच आर। डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, आर का मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है डेल्टा एच आर बीच में लिख दो, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है। सो डेल्टा एच आर नॉट का मतलब होता है पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज हमें बतानी है, ठीक है। What is the change in enthalpy of the complete reaction? हम पता कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्योंकि इसी पॉइंट पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले तुम सारे प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सारे के सारे प्रोडक्ट्स की ले लो, फिर माइनस कर दो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सारे के सारे रिएक्टेंट्स की। दोबारा समझ लो, अगर मुझे किसी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, मतलब इफ आई हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो मैं क्या करूंगी, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन ले लो, माइनस जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी फॉर्मेशन ले लो। और ये कैसे निकालने हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ध्यान में रखना। देखना, C टाइम्स डेल्टा एच एफ नॉट फॉर C, मतलब C का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसको उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस D टाइम्स डेल्टा एच एफ नॉट मतलब फॉर्मेशन ऑफ D से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हो गया प्रोडक्ट्स की चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, ठीक है। माइनस माइनस ब्रैकेट चालू करो, किसकी एंथैल्पी लेनी है, A की। सो A टाइम्स डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट A प्लस B टाइम्स डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट B, इन दोनों को। तो टोटल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन माइनस टोटल रिएक्टेंट की फॉर्मेशन, ये हमें क्या दे देगा, ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। अब ये एकदम थ्योरेटिकल था, इसको अच्छे से समझने के लिए देखना एक बार हम कर लेते हैं। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस, 1 2 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वुड यू लाइक टू ट्राई द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ? तुम ट्राई कर लो, मैं एक सिप पानी पी लेती हूँ, यार मेरा गला खराब होने वाला है। तो तुम ट्राई करो, मैं एक सिप पानी पीती हूँ, जल्दी से ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई। मैं एक सिप पानी पी लेती हूँ, इतने तुम लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। कुछ भी समझ आ रहा है तो करो। Which of the following equations represent a reaction that provides the enthalpy of formation of CH3Cl? बिल्कुल बेसिक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस दिमाग लगाओ, जो डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई थी उसको सोचो और इसका आंसर आना चाहिए। सोचो एक सेकेंड के लिए कि क्या आंसर आना चाहिए। देखो मैं बताऊं, करते हैं। हमारे पास है CH3Cl गैसियस में, CH3Cl गैसियस में, CH3Cl गैसियस में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो तीनों ही ठीक है ना। अब ये अपने कंस्टिट्यूएंट से बनना चाहिए इन द रेफरेंस स्टेट। जैसे कार्बन है तो कार्बन सॉलिड, कार्बन सॉलिड, कार्बन सॉलिड, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3, तो यहाँ तो लिखा हुआ HCl। HCl तो खुद एक कंपाउंड है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, A तो नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है H, हाइड्रोजन एटम थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट करता है ना, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ लिखा हुआ है 3/2H2, 3/2H2 का मतलब होता है 2 से 2 गया 3 हाइड्रोजन, सही बात है। और यहाँ लिखा हुआ है हाफ क्लोरीन, 2 से 2 कैंसिल, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सबको समझ आ गया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना कैसे है, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग
From the following thermochemical equation, calculate delta HF for the cane sugar. cane sugar का फॉर्मूला होता है C12H22O11. इसका हमें डेल्टा H फॉर्मेशन निकालना है. क्या निकालना है? डेल्टा H फॉर्मेशन. एक बार देख लेते हैं कुछ दे रखा है या नहीं. C12H22O11 सॉलिड प्लस ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, ये तो कंबशन दे रखी है यार. C प्लस O2 ये कार्बन की कंबशन दे रखी है. हाइड्रोजन प्लस O2 ये हाइड्रोजन की कंबशन दे रखी है. हमें ये नहीं निकालना. सबसे पहले क्या लिखोगे? जो तुम्हें निकालना है. क्या लिखेंगे? जो हमें निकालना है. क्या निकालना है? देखना, हमें निकालना है डेल्टा HF ऑफ केन शुगर. केन शुगर का बनना कैसे बनता है पहले हम ये लिख लेते हैं. हमारा एम क्या है? इसको मारो गोली. हमारा एम क्या है ये लिखो. एम है डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ C12H22O11 इन द सॉलिड स्टेट. केन शुगर का बनना हमारा एम है. तो इसमें ये तो बात क्लियर हो गई कि इसको डब्बे में रखो. यहाँ पर आगे 1 आना चाहिए, कोई चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि डेल्टा HF फॉर्मेशन में सिर्फ 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए. कार्बन कितने हैं? 12. कार्बन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड. ओके. और कितने कार्बन है हमारे पास? 12. तो 12 होने चाहिए. हाइड्रोजन कितने हैं? 22. हाइड्रोजन एग्जिस्ट कैसे करता है? हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट. तो 22 चाहिए, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ तक भी ठीक है. आगे देखो. ऑक्सीजन कितने चाहिए हमें? 11. तो मैं क्या करूंगी? ऑक्सीजन एग्जिस्ट कैसे करता है? O2 इन द गैसियस. और ये हमें 11 चाहिए, तो मैं 11/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. सो दिस इज द एम. कहने का मतलब है कि हमें इसकी डेल्टा HF नॉट निकालनी है. मतलब हमें इसकी रिएक्शन की पता करनी है. देखना अब ये कैसे करेंगे. मतलब हमें इस रिएक्शन का डेल्टा HF नॉट पता करना है यूजिंग द 3. तो कैसे? बस हेसेस लॉ यूज करना है. कोई घबराने की बात नहीं है. कार्बन सॉलिड कितने हैं? 12. किस में आ रहा है कार्बन सॉलिड? इसमें तो नहीं है. नहीं है. इसमें है. इसमें भी नहीं है. तो ये है B. B का डेल्टा HF कितना है? Y. और मुझे कितने चाहिए? 12. तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. कहना है राइट. B को किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से. 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो कार्बन के आगे 12 आएगा, है ना. आगे देखना, हाइड्रोजन के आगे 11 चाहिए. कहीं हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन नहीं है. नहीं है. नहीं है. है. मतलब इसमें है. तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से. तो एक काम करो, C को 11 से मल्टीप्लाई कर दो. कर दिया. C को 11 से मल्टीप्लाई. आगे देखो, ऑक्सीजन कहाँ पर है? ऑक्सीजन भाई साहब ध्यान से करना. ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है. तो इसको छोड़ो. यहाँ देखना, C12H22O11 सिर्फ एक ही चाहिए. और कहाँ पर है? राइट हैंड साइड पे चाहिए. अरे A में है ना, यू हैव इन A, मगर A में लेफ्ट हैंड साइड है, मुझे राइट हैंड साइड चाहिए. तो मैं माइनस कर देती हूँ. इसको छोड़ो, यहाँ पे लगाओ माइनस ऑफ A. बस एक बार पूरी इक्वेशंस को लिख कर देखो. डेफिनेटली इतना करने से यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. मतलब B रिएक्शन को 12 से मल्टीप्लाई करो सबको, C रिएक्शन को 11 से मल्टीप्लाई सबको करो, और उसमें से A रिएक्शन को माइनस कर दो. यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. जो तुम रिएक्शंस के साथ करोगे वही ये जो डेल्टा H है X Y Z इनके साथ भी करना. यू विल डेफिनेटली गेट द करेक्ट आंसर. आगे सबको समझ. सो देखो, यहाँ मैंने बोला था ना हेसेस लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, बट वहां पर कराती तो समझ ही ना आता, बिकॉज डेल्टा HF फॉर्मेशन हमने पढ़ा नहीं था. बट अब तुम्हें जितने भी हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सबको क्लब करके क्वेश्चन आएगा पेपर में. ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई. अब हम पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में. ये वैसे हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था, बट स्टिल बता देती हूँ. समझ लो, हमारे पास है A प्लस B टू फॉर्म C प्लस D. एक रिएक्शन है ना. और मैंने पूछा है इस रिएक्शन के दौरान व्हाट इज द चेंज इन एंथैल्पी. तो कैसे निकालते हैं? सारी के सारे प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी माइनस सारे के सारे रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ले लो. इसी को बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. पढ़ के दिखा देती हूँ. द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन. सीधी सी बात है भाई, एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कितनी हीट एक्सचेंज हो रही है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. एम आई राइट? आगे देखना, डेल्टा H इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. यार ये तो बच्चों वाली बात होगी, हमने कर लिया. सारे प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ले लो, सारे रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ले लो. सो प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स को माइनस कर दो, यू विल डेफिनेटली गेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. देखना, डेल्टा HF क्या होगा? एंथैल्पी. डेल्टा HR होगा ये. डेल्टा HR क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ध्यान रखो मेरी बात, ध्यान से सुनो.
फॉर्मेशन एंथैल्पी को यूज करके तुम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी को ये चीज नहीं समझ आई है तो दोबारा देखो, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। मान लो एक रिएक्शन है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन ले लूं, देखना। अभी एक रिएक्शन यहाँ दे रखी थी, यही ले लेते हैं। C12H22O11 प्लस 12CO। हाँ, यहाँ लिख ही नहीं सकते हैं, चलो मैं कहीं पे भी तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ। A टाइम्स A है, B टाइम्स B है, C टाइम्स C है, D टाइम्स D है। ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन की चेंज इन एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट करनी है, तो वो किसके टर्म्स में करेंगे, ध्यान से देखो। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमने दो एंथैल्पीज पढ़ लिए हैं, एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज करना है। तो क्या लिखूंगी, C टाइम्स डेल्टा HF नॉट ऑफ C प्लस D टाइम्स डेल्टा HF नॉट ऑफ D माइनस A टाइम्स डेल्टा HF नॉट ऑफ A माइनस B टाइम्स डेल्टा HF नॉट ऑफ B। तो देखो, फॉर्मेशन एंथैल्पी को यूज करके तुम निकालने क्या वाले हो, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अगर एक जगह नॉट है तो हर जगह लगा देना, बिकॉज वो स्टैंडर्ड स्टेट में होगा। आई थिंक यहाँ तक हर एक को सारी बातें अच्छे से समझ आ गई है, राइट? सो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब 1 2 3 क्वेश्चंस हैं, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग कर लेते हैं, एक आधा कंबशन वगैरह भी कर लेंगे, ठीक है? देख लेते हैं। बहुत कुछ है यार, मैंने 3 घंटे की काफी सारी स्लाइड्स तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रखी है, ठीक है? जितना आज होता है उतना कर लेते हैं, नहीं तो अगली क्लासेस में कर लेंगे, घबराने की दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज जब तक हम क्वेश्चंस, देखो थर्मोकेमिस्ट्री में हर चीज क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर तुमने रट भी लिया थर्मोकेमिस्ट्री बट क्वेश्चंस नहीं करके देखा तो कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज। सो मेक श्योर सारे के सारे क्वेश्चंस कर लो। अच्छा, इससे मुझे याद आया गाइस, हमने ना अभी पूरे दिसंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई और नीट का मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था अपने प्लस के स्टूडेंट्स के लिए, एंड आगे आने वाले मंथ्स में जैन फेब में भी हम कुछ इसी टाइप के PYQs कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? रीजन ये है बिकॉज CBSE के साथ साथ तुम्हें जेई नीट की तैयारी करनी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि हम पहले तो 2 साल CBSE पढ़ेंगे, लास्ट के 1 महीने में जेई हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सो अगर कोई भी बच्चा जेई और नीट को टारगेट कर रहा है तो मेक श्योर कंटिन्यूअसली शुरू से ही पैरेलली जेई नीट की तैयारी करते चलो, ठीक है? सो कोई भी बच्चा अगर PYQ ज्वाइन करना चाहता है, उसका बैच ज्वाइन करना चाहता है, सो यू हैव टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। यार अब एक राइट टाइम है, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। मेरे पास ना इंस्टा पे बड़े सारे मैसेजेस आते हैं जब मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को, तो वो पता है क्या लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि मैम अब तो 11th खत्म हो गया, तो अब तो हमें सब्सक्रिप्शन 2 महीने बाद लेना चाहिए जब हमारा 12th शुरू होगा। मतलब मैं एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, एक आम आदमी की तरह सोचूं, तो डेफिनेटली मुझे भी लगेगा कि यार 12th में सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, अभी से क्या फायदा, है ना? बट मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जहां इतना टाइम तुमने वेट कर लिया, वहां क्यों ना 2 महीने यूटिलाइज कर लो। वाई यू हैव टू वेट फॉर अदर 2 months, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम सब्सक्रिप्शन ले ना लें। देखो यार, प्राइस तो उतना ही पढ़ना है ना, तुम्हें सेम प्राइस में 11th प्लस 12th का पढ़ने को मिलेगा। अगर आज सब्सक्रिप्शन लोगे तो 11th तो पढ़ सकते हो, साथ साथ 12th भी पढ़ोगे जब 12th स्टार्ट हो जाएगी। सो व्हाई आर यू वेटिंग कि 12th शुरू होगी तो हम सब्सक्रिप्शन लेंगे? जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं पहले से प्लान करो, ताकि जब 12th स्टार्ट हो उससे पहले तुम्हें एक अच्छा आइडिया लग जाए कि किस टाइप का एटमॉस्फेयर है, किस टाइप का एम्बियंस है। डेफिनेटली यार, बहुत सारे बच्चे अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ना शुरू करे हैं, वो सब ऑफलाइन के उनको आदत है ना? तो ऑनलाइन में शिफ्ट होने के लिए थोड़ा सा तो टाइम, बफर टाइम तो दो। तुम सोचो कि 12th में ही आके सब्सक्रिप्शन लेंगे या 2021 में ही लेंगे, तो ये जो 10 दिन 9 दिन 8 दिन बचे हैं, व्हाई नॉट यूटिलाइज देम, है ना? सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब्सक्रिप्शन लेना ही लेना है, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग दिस, ठीक है? बट अगर तुम ले रहे हो तो स्मार्टली खेलो, प्ले स्मार्ट। हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है? सो जितने भी SV एटम्स हैं, वो मतलब एक ऐसे दिन का इंतजार मत करें जहां तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। नो, मैं हर सेशन में बोलती हूँ, अगर लाइफ चेंज करनी है, कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना है, तो वो आज ही लेना है। कल परसों तरसों कोई वो दिन ही नहीं आएगा, देयर वोंट बी अ डे कमिंग, है ना? एक मेरे को कोट याद आ गया, आएगा वो एक दिन जिसका इंतजार है हमें, मिलेंगी हमें भी खुशियां, भूल जाएंगे गिले शिकवे,
हाँ वो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन जिंदगी बाहें हमें फैलाकर बुलाएगी। देखो ये कोट्स में ही अच्छा लगता है, वो जो दिन है ना जिस दिन जिंदगी बाहें फैलाकर तुम्हें बुलाएगी, वो दिन आज ही है। अगर तुम सोचो कि 1 जनवरी को कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो कुछ अच्छा तुमने करना है वो आज ही आज में होगा, किसी और दिन नहीं होगा। सो चाहे ये बात स्पेशल के बच्चों की, प्लस के बच्चों की, यूट्यूब के बच्चों की, तुम्हारी कोई भी एम, किसी भी चीज को तुम्हें अचीव करना है, तो आज से उसके लिए मेहनत शुरू करो। डू नॉट वेट फॉर 10-15 डेज और 1 मंथ की, उसके बाद देखा जाएगा। देखा जाएगा तो फिर भगवान भी यही कहेगा देखा जाएगा। जेई में अब इस साल तो मैं नहीं दिला रहा तुम्हें सीट, अगले जन्म में देखा जाएगा, है ना। तो अगले जन्म, भगवान तो जन्मों में खेलते हैं, फिर तो जन्मों तक का उनको मत वो दो, अभी से अच्छा डिसीजन लो। चाहे डिसीजन लेना है कि स्पेशल क्लास देखनी है मैम की, तो आज से ही देखना शुरू करो, 10-15 दिन डिले नहीं करना उस चीज को, ठीक है। चलो सो भाषण तो मैं खैर देती रहूंगी, अच्छे भाषण देती हूँ मैं, बट एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट द डेल्टा एच नॉट फॉर द रिएक्शन। सबसे पहला काम, अगर डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट करना है ना, जिस भी रिएक्शन का करना है, उस रिएक्शन को या तो ऐसे डब्बे में लिख लो या अलग से लिख लो। मैं अलग से लिख लेती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस हाइड्रोजन गैसियस, CO गैसियस प्लस वाटर गैसियस। इसका हमें क्या करना है, डेल्टा एच आर नॉट कैलकुलेट करना है। बढ़िया। गिवन द डेल्टा एच एफ नॉट, फॉर्मेशन एंथैल्पी कार्बन डाइऑक्साइड की, CO की, वाटर की, सबकी दे रखी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एच आर नॉट ऑफ द रिएक्शन, सबसे पहले प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, तो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ वाटर in the gaseous state minus delta HF naught of carbon dioxide in the gaseous state minus delta HF naught of hydrogen। यही होगा ना, मैंने प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स को माइनस कर दिया। अब डेल्टा HF नॉट ऑफ CO कहीं दे रखा है, डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2 एंड CO एंड वाटर आर रिस्पेक्टिवली, तो CO का सेकेंड नंबर वाला ये है ना, माइनस है, -111.31, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में डाल दो डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ वाटर कितना दे रखा है, -241.80, प्लस ब्रैकेट में डालो, नहीं अब माइनस है, यहां पर बाहर माइनस साइन है। डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 कितना है, -393.5 माइनस, यार डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ हाइड्रोजन तो दे ही नहीं रखा, अब कहां से लाएंगे, इट इज नॉट गिवन। अरे यार हाइड्रोजन तो रेफरेंस स्टेट में ना H2, तो रेफरेंस स्टेट में उसकी डेल्टा एच एफ नॉट 0, तो -0। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, इन्हीं को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके क्वेश्चन आएंगे जेई और नीट में। बेस क्लियर होगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो तुम हर टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक वो यही क्वेश्चन था, हाँ, तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस दिस, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा, फाइन, ये तो वही उसी का आंसर हो गया। अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखेंगे। देखना क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द हीट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर की कांस्टेंट बात कर रहा है, ओके। उसने कहा है एक रिएक्शन है, उसकी हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। उसने थोड़ा सा डरावनी फॉर्म में कह दिया, बाकी करना कुछ नहीं है। हीट मतलब एंथैल्पी चेंज निकालना है इस रिएक्शन का। जिस रिएक्शन का निकालना है मैं उसको पहले लिख लेती हूँ, F2O गैस प्लस H2O गैस, जिसका निकालना है ना मैं उसको सेपरेटली लिख लेती हूँ, O2 गैस प्लस 2HF गैस, इसको निकालना है, इसको डब्बे में डाल दो, इसका डेल्टा HR नॉट निकालना है। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज आर गिवन रिस्पेक्टिवली, यार ये तो सेम टू सेम है, सो डेल्टा HR नॉट क्या हो जाएगा, मैं लिख दूंगी डेल्टा HF नॉट ऑफ O2 प्लस 2 टाइम्स, गाइस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखना है, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। 2 टाइम्स डेल्टा HF नॉट ऑफ HF माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ वाटर माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ F2O। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब उसने दे रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, F2O का कितना दे रखा है, 55, F2O का है तो यहाँ लिख दो -55, बहुत बढ़िया, ठीक है। किलो कैलोरीज, और किसका दे रखा है, वाटर का दे रखा है 578, वाटर का कितना है 578, तो माइनस आगे लगा ही हुआ था, बहुत बढ़िया। एंड 642 किसका दे रखा है, नहीं F2 का, हाँ 642 दे रखा है HF का, HF क्या है, तो 2 टाइम्स लगा दो 642, अरे रे
अब O2 का तो दे नहीं रखा और तुम्हें पता है O2 का 0, इसको सॉल्व करो, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ आ गया यहाँ तक सबको? इज दिस क्लियर? यहाँ तक ठीक है? क्वेश्चंस क्लियर हो गए? अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, 2-3 और डेफिनेशंस हैं वो कर लेते हैं। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रटना नहीं है यार, रटने से कोई काम नहीं होता, मैं तुम्हें अच्छे से समझा देती हूँ। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि एक रिएक्शन है ना, उसकी एंथैल्पी क्या है, मतलब जब वो रिएक्शन हो रही है तो क्या हीट चेंज हो रहा है, वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा? डोंट यू थिंक वो इस बात पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की क्या है? यार तुमने पानी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया या पानी सॉलिड को डायरेक्टली वाटर गैस में कन्वर्ट किया, दोनों की एंथैल्पी चेंज अलग अलग होगी ना। सो डेफिनेटली चेंज इन एंथैल्पी इस बात पे डिपेंड करेगा कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की क्या है। एंथैल्पी चेंज इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर रिएक्शन का क्या है। अभी तो हमने पढ़ा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp T2 माइनस T1। किरचॉफ्स इक्वेशन क्या बताती है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज डिफरेंट होता है, और वो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं जिसको किरचॉफ्स इक्वेशन बोलते हैं, है ना। एंथैल्पी चेंज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करता है। थर्मोडायनेमिक्स की आई थिंक फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, आई मीन इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वहां मैंने बताया था ना, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर रिएक्टेंट का अमाउंट तुमने अलग ले लिया तो एंथैल्पी अलग आएगी। भाई 1 किलो पानी को गर्म करने के लिए हीट अलग चाहिए, आधा किलो को गर्म करने के लिए हीट अलग चाहिए, एक सिप पानी को गर्म करने के लिए हीट अलग चाहिए, राइट। एंड द लास्ट फैक्टर, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी तो हमने किया, देखना, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, CO2 बनाएंगे। इसमें अगर चेंज इन एंथैल्पी X है तो अब कार्बन डायमंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बताएंगे, इसकी एंथैल्पी चेंज Y होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए भी तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। सो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज अलग हो जाएगा। आगे समझ? सो दीज आर द 4 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो आज यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन है हमारे पास, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। सो ये 2-3 चीजें रह गई हैं। आज अगर कंटिन्यू कराऊंगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सो लेट अस स्टॉप हियर इटसेल्फ, है ना। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। अब हम अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस एंड ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आर वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। बट ये बात मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, नेक्स्ट क्लास का तभी समझ आएगा अगर आज वाली क्लास को रिवाइज करके आओगे। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भाई साहब भूल जाओ, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा अगली क्लास में। ओके, चलो, सो आज के लिए तो यहीं तक हुआ गाइज। एक बार YouTube का टाइम टेबल नोट कर लो, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। सो 9 to 1 ग्रेड 11 की क्लासेस होती हैं, 1 to 5 ग्रेड 12 की क्लासेस होती हैं, फिर 5 to 6 गैप होता है, और 6 to 7 हर रोज मेरी YouTube क्लास होती है जो रेगुलर बेसिस पे तुम्हें अटेंड करनी है। ठीक है, अब मैंने अपनी स्पेशल क्लास के बारे में बताया है। December 31 तक मैंने खूब सारी स्पेशल क्लासेस तुम सबके लिए शेड्यूल कर रखी हैं। अब कब कौन सी स्पेशल क्लास है वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम मेरी ID नोट कर लो, VORA 2704, या तो ये इस नाम से सर्च कर लेना या मेरे नाम से ही सर्च कर लेना, SAKSHIGANOTRA, इस नाम से सर्च कर लो। मेरी खूब सारी स्पेशल क्लासेस हैं, ठीक है, फॉलो कर लेना इस ID को। तो मैं जितनी भी स्पेशल क्लासेस लूंगी, जब भी लाइव आऊंगी तो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाएगा। जिन बच्चों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सबसे पहली बात, अगर तुम्हें पूरे डिटेल कोर्स पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे GOC, थर्मोडायनेमिक्स का ही, ठीक है, इसका पूरा डिटेल कोर्स मैंने स्पेशल क्लास पे पढ़ा रखा है। सो अगर यू वांट टू गो फॉर द डिटेल कोर्स, स्पेशल क्लासेस देख सकते हो। 1 शॉट वीडियोस चाहिए कि मैम 1-1, 1.5 घंटे में आपने पूरे कॉन्सेप्ट समझा दिए, वो वाली स्पेशल क्लासेस भी हैं। NCERT के क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। इनऑर्गेनिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के हैंड रिटन नोट्स तुम सबके साथ शेयर करें हैं।
हाइड्रोकार्बन के हैंड रिटन नोट्स, जीओसी के हैंड रिटन नोट्स, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के हैंड रिटन नोट्स, बहुत सारे सेशंस में मैंने हैंड रिटन नोट्स खुद से बना के तुम्हारे साथ शेयर करे हैं, बट वो सारे डाउनलोड करने के लिए यू हैव टू विजिट दैट स्पेशल क्लास। वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेना। बट मैं ये बोलूंगी अगर क्लास अटेंड करोगे तो ज्यादा अच्छा है, वो नोट्स में क्या लिखा हुआ है, क्या क्रक्स है उनका, सब कुछ अच्छे से समझ आएगा, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि वो सारी स्पेशल क्लासेस लॉग्ड है। कुछ ऐसी सी स्क्रीन आएगी तुम्हारे पास, वो बोलेगा यू हैव टू एंटर एन इनवाइट कोड फॉर अनलॉकिंग योर फ्री प्लान। है फ्री बट लॉग्ड है, तो कौन सा कोड डालोगे? जितने भी एसवी एटम्स हैं मैं उनको अपनी फैमिली में इनवाइट करना चाहूंगी विद दिस कोड साक्षी लाइव। So you can use this particular code and you will be able to open the lock for the classes and you will be able to attend the classes, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं, अगर इंटरेस्टेड हो, पहले वैसे तो स्पेशल क्लास अटेंड करो, अगर स्पेशल क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्रिप्शन लेने का सोच सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हो, यू कैन यूज द सेम कोड एंड यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट। दिस कोड इज वैलिड फॉर ऑल द स्पेशल क्लासेस, सारी स्पेशल क्लासेस अनलॉक कर सकते हो फॉर द प्लस का सब्सक्रिप्शन एज वेल एज आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। अब तुम्हें देखो भाई कि तुम्हें क्या लेना है, क्या अटेंड करना है, वो तुम्हारी श्रद्धा भावना, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड वंस अगेन मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं उस टाइम विश करना भूल गई थी, सो सॉरी, ठीक है। सो मेरी क्रिसमस, एंजॉय करो, केक वेक खा लो, बट बी सेफ, ओके। चलो, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get in-person discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates. Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get in-person discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates. Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get in-person discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates. Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get in-person discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates. Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get in-person discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates. Now learn more with Unacademy's Plus subscription